पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट को डिपेंडेंट टी टेस्ट भी कहते हैं, पेयर्ड टी टेस्ट भी कहते हैं और रिपीटेड मेयर्स टी टेस्ट भी कहते हैं। टी टेस्ट जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हमने दो मीन्स को कंपेयर करना हो। लेकिन पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट में हम ऐसे मीन्स को कंपेयर करते हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल या चीज़ से हमने हासिल की। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपने सेम प्लांट्स से मॉर्निंग और इवनिंग में नंबर ऑफ इंसेक्ट्स काउंट किए हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि क्या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है, कि मॉर्निंग में और इवनिंग में नंबर ऑफ इंसेक्ट्स ऑन द सेम प्लांट सेम होता है। तो ऐसी सूरत में आप पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। टी टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इस्तेमाल होता है। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक को नल हाइपोथेसिस कहते हैं, इसको एच नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। आमतौर पे जब हम टी टेस्ट लगाते हैं दो मीन्स को कंपेयर करने के लिए, तो हम नल हाइपोथेसिस जो है उसको चेक कर रहे होते हैं, और हमारा नल हाइपोथेसिस ये स्टेट करता है कि जो दो मीन्स आप कंपेयर कर रहे हैं दे डोंट हैव एनी डिफरेंस। तो इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होगा कि दो मीन्स के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं, द पेयर्ड पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल एच नॉट, और पेयर्ड पॉपुलेशन मीन्स आर नॉट इक्वल, दैट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जब हम एक्सेल में डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, टी टेस्ट पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमें आउटपुट नज़र आती है उसमें आपको मीन नज़र आता है, वेरिएंस नज़र आती है, ऑब्जर्वेशन नज़र आती है, पियर्सन कोरिलेशन नज़र आती है, और हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस मौजूद होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम टी स्टैट, और पी की वैल्यू होगी वन टेल के लिए, और क्रिटिकल वैल्यू टी की वन टेल के लिए, इसी तरह प्रोबेबिलिटी जिसको पी लिखा हुआ है टू टेल के लिए, और टी क्रिटिकल वैल्यू फॉर टू टेल। जब हम एक्सेल में डाटा एनालिसिस कर लेते हैं, टी टेस्ट पेयर्ड सैंपल्स टी टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमें आउटपुट नज़र आती है उसमें आपको मीन नज़र आता है, वेरिएंस नज़र आती है, ऑब्जर्वेशन नज़र आती है, पियर्सन कोरिलेशन नज़र आती है, और हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस मौजूद होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम टी स्टैट, और पी की वैल्यू होगी वन टेल के लिए, और क्रिटिकल वैल्यू टी की वन टेल के लिए, इसी तरह प्रोबेबिलिटी जिसको पी लिखा हुआ है टू टेल के लिए, और टी क्रिटिकल वैल्यू फॉर टू टेल। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन जो है वो सिंपली हम किसी ग्रुप की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास उस ग्रुप का मीन आ जाता है। इसी तरह से हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक्सेल जो है वो ये सारे जो है स्टेप्स खुद ब खुद कर देता है और हमें सिंगल क्लिक के बाद एक आउटपुट फाइल दे देता है, तो लिहाजा हमें मैनुअली ये नहीं करना पड़ता। तो इसमें जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर ले लेते हैं और उसको सम कर लेते हैं, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है n-1 उस पर डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें वेरिएंस आ जाता है। और इसी वेरिएंस को जब हम आगे चल के टी स्टैट के फार्मूले में देखेंगे, तो वहाँ पे हम क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसी का जब अंडर रूट लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ऑब्जर्वेशन आपको नजर आएंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना भी जो आपका डाटा है उसमें जितने ऑब्जेक्ट से आपने डाटा लिया तो वही आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी। मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में हमने 11 स्टूडेंट्स का डाटा लिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 थी। इसके बाद पियर्सन कोरिलेशन है, तो पियर्सन कोरिलेशन में जो वैल्यूज होती हैं, ये दरअसल हमें ये कोरिलेशन ये बताती है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से किस तरह से रिलेटेड है। तो ये एक्चुअली इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस, कि अगर एक ग्रुप में वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो दूसरे ग्रुप पे क्या असर होता है। तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो रेंज करती हैं -1 से +1 तक, और जीरो अगर आपका आंसर या जीरो के बहुत करीब आपका आंसर होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों सैंपल्स इंडिपेंडेंट है। इसी एग्जांपल को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जो स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी में नंबर लिए, अगर बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं और उसी रेशियो से मैथमेटिक्स में भी नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है पॉजिटिवली। और अगर बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा हैं और
मैथमेटिक्स में नंबर कम आ रहे हैं, जैसे जैसे बायोलॉजी में नंबर बढ़ते जाते हैं और मैथमेटिक्स में नंबर कम होते जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस है, जैसे कि हमने अपने नल हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया था कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, कि दोनों मीन्स के बीच में जो डिफरेंस है 0 के मुताबिक है, तो लिहाजा हमारे पास जो हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस है वो 0 होगा। इसके बाद जो अल्फा की वैल्यू है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने रखा हुआ है वो 95% है, तो वो 0.05 है, और यही एक क्रिटिकल वैल्यू है जो आपने प्रोबेबिलिटी में देखनी है कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.05 से कम होगी तो आपके दोनों ग्रुप्स के मीन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करेंगे। इसके बाद टी स्टैटिस्टिक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि एक्सेल में ये चीज़ें जो हैं वो आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑप्शन यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस का, तो वो आप उसको रेंज बताते हैं इनपुट की और इसको आउटपुट की रेंज बता देते हैं, और वो आपको सारी कैलकुलेशन करके आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू और टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करके दे देता है। तो मैनुअली करने का तरीकाकार ये है कि आप जो पहला ग्रुप है उसके मीन में से दूसरे ग्रुप के मीन को माइनस करेंगे और उसको आप वेरिएंस जो आपने कैलकुलेट किया होगा वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे, तो ये टी स्टैटिस्टिक बन जाएगी। अगर आपने इसको क्रिटिकल वैल्यू को इंटरप्रेट करना है कि जो आपके पास रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करना है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये मैंने बताया कि जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी में आप जब आपकी वैल्यू 0.05 से कम आ जाएगी तो आपने कहना है कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, के मीन के अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा सिग्निफिकेंटली तो फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और उसकी वैल्यू हमेशा 0.05 से कम ही लेंगे आप। इस तरह एक और तरीका भी है जिसमें अगर आपकी जो टी कैलकुलेटेड है, जिसको टी स्टैटिस्टिक कहते थे, वो अगर स्मॉलर है एज कम्पेयर टू टेबुलेटेड वैल्यू, टी टेबल होता है उसमें आपने 0.05 को डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जब चेक करना है उस वैल्यू को, तो उस वैल्यू में अगर ये दोनों वैल्यूज में से अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम होगी तो फिर आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना है कि डिफरेंस नहीं है, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी ज़्यादा है टेबुलेटेड वैल्यू से तो आपने अल्टरनेटिव। प्रैक्टिकली अब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं कि किस तरह से आपने एक्सेल पे डाटा एनालिसिस करना है। सबसे पहले आप जो है डाटा टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जब आप डाटा टैब पे क्लिक करेंगे तो डाटा एनालिसिस पे चले जाएंगे। डाटा एनालिसिस पे जाएंगे तो आपको टी टेस्ट पेयर टू सैंपल फॉर मीन्स, क्योंकि हम पेयर टेस्ट कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। आपसे डाटा की रेंज मांग लेगा, आपने फर्स्ट कॉलम के न्यूमेरिकल वैल्यू सारी सेलेक्ट करनी है, इसी तरह फिर दूसरे वेरिएबल की रेंज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है आउटपुट रेंज पे क्लिक करना है और उसको बताना है कि आप कहाँ चाहते हैं कि आपका डाटा डिस्प्ले हो। हमने ये सेल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसको ओके करते हैं। ये हमारा डाटा एनालिसिस हो गया। बाकी चीज़ें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी। जब हम इसमें देखते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में आपने पी की वैल्यू देखनी है। जैसे आप पी की वैल्यू देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो डाटा है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करता है कि नहीं है। अभी इस एग्जांपल में पी की वैल्यू 0.05 से कम है, लिहाजा हमारा जो डाटा है, जो मीन्स हैं दोनों, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर।